हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह मूल विधि का डिस्कशन है और मूल विधि में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जो कि आज डिस्कस करके हम लोग मूल विधि को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मूल विधि से संबंधित आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मूल विधि का जो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ? सही जवाब है 26 जनवरी 1951। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1951 को लागू किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्यांक कितना है? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01/1951। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का संख्यांक 01/1951 है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पूछा गया, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का पहला उद्देश्य है कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारों के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना और जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना। तो डी आपका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। 4 नंबर क्वेश्चन है, यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा? यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा? तो सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, शहरी क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी? इसका सही जवाब है 14, सी ऑप्शन। कितने तरह की? तो 14 तरह की। और इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में 14 प्रकार की भ्रामक और जटिल काश्तकारी थी या जोतदारी थी। इन 14 किस्म के काश्तकारों में कोई भी ऐसा काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक जैसा रहे हो। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के थे। 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी है? तो आपको मालूम है, बताइए। इसका सही जवाब है 4। इस अधिनियम की धारा 129 में 4 प्रकार की जोतदारियां हैं। पहला, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, दूसरा है असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, तीसरा है असामी और चौथा है सरकारी पट्टेदार। यह जो है मतलब यह प्रकार जो है उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा धारा 129 में जोड़ा गया है, ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन अधिकार प्राप्त है? संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, इसमें सही जवाब है संक्रमणीय यानी अंतरणीय जिसे कहते हैं। इसके बाद अस्थाई और वंशानुगामी यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर सर्वश्रेष्ठ भूमिधर हैं और उसे जो है उपयुक्त जो ऑप्शन में दिया गया तीनों अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिनियम के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाले भूमि को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, अस्थाई और वंशानुगामी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, विकल्प ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असंक्राम्य वाले भूमिधर को अंतरण का अधिकार नहीं है, किंतु अस्थाई और वंशानुगामी अधिकार प्राप्त है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असामी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब होगा वंशानुगामी, सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा।
देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आसामी को बहुत ही कमजोर अधिकार प्राप्त है। इससे सिर्फ वंशानुगामी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किस व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? इसका सही जवाब है नहीं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी जोतगत भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है, किंतु कलेक्टर की आज्ञा से अंतरण अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जो है यह किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर से आपको जो है आज्ञा लेना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का भूमिधर या असामी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? हाँ या नहीं या कतई नहीं। देखिए, अनुसूचित जनजाति का भूमिधर या जिसे हम असामी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? तो सही जवाब है कतई नहीं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर या असामी अनुसूचित जनजाति से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे के द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा और इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी गैर अनुसूचित जनजाति को अंतरित नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? हाँ, नहीं, कुछ परिस्थितियों में कर सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संक्राम्य अधिकार वाला जो भूमिधर है यह अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? तो नहीं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे अंतरण का अधिकार है तो समर्पण क्यों करे? ठीक है, तो इस तरह से वो जो है मतलब कि नहीं कर सकता है, जोत का समर्पण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? हाँ या नहीं, या जोत का कोई अंश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का समर्पण बिल्कुल कर सकता है, यानी हाँ कर सकता है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसका कोई अंश समर्पण कर सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इसमें सही जवाब मतलब कि सही जवाब होगा पूरी जोत का जो है समर्पण कर सकता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असामी अपनी पूरी जोत का समर्पण कर सकता है, उसका कोई अंश नहीं करेगा। तो पूरा मतलब उसका कोई अंश नहीं कर सकता है, पूरा उसको जो है समर्पण कर सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? कुछ भूमियों की सूची जो है इसमें दी गई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। धारा 132 में उन भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? हाँ, नहीं, या जोत के कुछ अंश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है, तो हाँ, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार विधि के अनुरूप पट्टा कर सकता है, किंतु किसी और तरीके से नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन है,
14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार असामी बने? 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार असामी बने? इसका सही जवाब होगा गैर दखलीकार काश्तकार, गुजारेदार और जोतदार के बंधक। यानी ये सभी जो है, यानी उपयुक्त आपका सभी जवाब होगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है असामी बने। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले 14 प्रकार की जोतदारियां थीं, जिसमें से उपयुक्त 3 जोतदारों को मिलाकर यानी अधिनियम बनने के पश्चात असामी जोतदार बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के धारा 199 में किस आधार पर भूमिधर को बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा गलत पट्टा करने पर, गलत अंतरण करने पर और सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी पर कब्जा पे, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के धारा 199 भूमिधर को संरक्षण भी करता है, परंतु उपयुक्त आधारों पर बेदखल भी करता है। 19 नंबर है, अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? इसका सही जवाब है धारा 157 के तहत। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के धारा 157 में अक्षम व्यक्ति को भूमि पट्टे पर देने से संबंधित जो है इसमें प्रावधान है। और धारा 155 में भूमिधर का भूमि को बंधक रखना, धारा 156 में भूमि को पट्टे पर दिए जाना और धारा 158 में पट्टे का निबंधन से संबंधित उपबंध किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 12.1/2 एकड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार क्रेता या दान ग्रहीता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि जो मतलब कि और ली जाने वाली जो भूमि है, इनको कुल मिलाकर 12.1/2 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 12.5 मतलब 12.5 कह सकते हैं, यानी 25/2 यानी 12.5 एकड़ जो है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा? इसका सही जवाब है 3.125 एकड़, यानी 3.125 एकड़ जो है इसका सही जवाब है। अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही जो है अंतरण वैध होगा? इसका सही जवाब होगा 3.125 एकड़। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार अगर बात किया जाए तो बिना कलेक्टर के अनुमति के अंतरण नहीं होगा, परंतु कलेक्टर अनुमति तभी देंगे जब विक्रेता के पास 3.125 एकड़ से अधिक भूमि हो, तब। ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 26 सितंबर 2013। इस अधिनियम को 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है प्राप्त हुई थी, अर्थात इसी तिथि को यह अधिनियम अधिनियमित हुआ और 1 जनवरी 2014 से यह अधिनियम लागू है। 23 नंबर है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहां तक है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहां तक है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, बी ऑप्शन। यह अधिनियम यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति कुछ अलग ढंग की है, इसीलिए इसे जो है इस राज्य को छोड़कर जो दिया गया है। और 24 नंबर है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्यांक कितना है? इसका सही जवाब है 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है, सी ऑप्शन। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है, अर्थात 2013 में 30वें क्रम में यह अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ।
25 नंबर क्वेश्चन है, अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है, क्या है? अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है किसी राज्य के राज क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार। दूसरा जो इसका तात्पर्य है, संघ के प्रायोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्रीय सरकार, और एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार। ये तीनों जो ऑप्शन है यानी सही है, इनका जो तात्पर्य है डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। इसके बारे में देख लेते हैं, एक लाइन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 के अंगों में समुचित सरकार के बारे में उपबंध है जिसका उपयुक्त सभी विकल्प शामिल हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत कृषक जो मार्जिनल जो फार्मर है किसे कहेंगे? सीमांत कृषक किसे कहेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो मार्जिनल जो मतलब कि कृषक होते हैं या फार्मर होते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3(9) में सीमांत कृषक को जो है परिभाषित किया गया है। सीमांत कृषक से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जो 1 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है, वही जो होते हैं सीमांत कृषक होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, लघु कृषक किसे कहते हैं? लघु कृषक यानी स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं? ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम धारा जो 2013 की धारा 3 अंग में लघु कृषक को जो है परिभाषित किया गया है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 अंग में लघु कृषक को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार लघु कृषक ऐसा खेतिहर है जो 2 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या 1 हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है। ध्यान रखिएगा। 28 नंबर है, सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है? सही जवाब है धारा 4 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 में सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन का जो है तैयार किया जाना उपबंधित है। जब कभी समुचित सरकार का किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन का आवश्यक हो तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कराएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है? इसका सही जवाब होगा धारा 11। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन एवं अधिकारियों की शक्ति जो है दी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में जो है प्रावधानित है? जो भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण है किस धारा में दिया गया है? तो धारा 12 में। अधिनियम की धारा 12 में भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण करने की शक्ति अधिकारियों को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की जो स्कीम है कौन तैयार करता है? पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कौन तैयार करता है? सही जवाब है प्रशासक, डी ऑप्शन। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 16 में प्रशासक के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम जो है तैयार किया जाता है। प्रशासक प्रत्येक भूस्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टताएं तैयार करता है जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है। 32 नंबर है, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है? सही जवाब है आयुक्त। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 18 में आयुक्त अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा तथा प्रकाशित कराएगा और सरकार की वेबसाइट पर जो है अपलोड की जाएगी। 33 नंबर है, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा? हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा? सही जवाब है कलेक्टर।
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 21 में कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित करेगा। 34 नंबर है, किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है? किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है? सही जवाब होगा कलेक्टर के द्वारा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 26 में कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करते हैं। अवधारण इन आधारों पर होता है, प्रथम विक्रय, विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में निर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई है, या द्वितीय निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35। प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करता है? प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करता है? सही जवाब होगा कलेक्टर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के धारा 27 में प्रतिकर की रकम का अवधारण है, कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित कर भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को जो है सम्मिलित करके भूमि के स्वामी यानी जिनकी भूमि अर्जित की गई है, इनके संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की जो है संगणना करेगा। 36 नंबर है, प्रतिकर के रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा कलेक्टर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 30 में तोषण का दिया जाना है और कलेक्टर दिए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर या प्रतिकर का जो अवधारण करने पर जो अंतिम अधिनिर्णय करेगा और 100% प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम जो है अधिरोपित करेगा। ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से होता है? भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से मिलकर होता है? सही जवाब है 1। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 52 में इससे संबंधित प्रावधान है और प्राधिकरण समुच्चय मतलब कह सकते हैं कि जो प्राधिकरण समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति से बनेगा, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। 38 नंबर है, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे? इसका सही जवाब होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी हैं ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। और इसमें जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 है, इसके धारा में 54 के अनुसार बताया गया है कि किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी इसमें पहले हो अपने पद पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39। प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहां होगी? प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहां होगी? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 74 के अनुसार अपील जो होगा उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहां तक है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहां तक है? सही जवाब होगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एक प्रांतीय संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर है। यह पुरानी भू राजस्व संहिता 1901 के स्थान पर लाई गई है। नई राजस्व संहिता में बहुत कुछ बदल गया है, ध्यान रखिएगा। 41 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संख्यांक क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संख्यांक क्या है? तो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संहिता का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, परंतु इसे सन 2012 में स्वीकृति मिली और यह सन 2012 में 8वें क्रम का अधिनियम है, इसीलिए इसका जो संख्यांक है 8 सन 2012। 42 नंबर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कब स्वीकृत हुई? तो आप बताइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 29 नवंबर 2012 को प्राप्त हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 29 नवंबर 2012।
43 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? इसका सही जवाब होगा 18 दिसंबर 2015। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 200 यानी 233 और 234 के लागू होने की तिथि जो है 18 दिसंबर 2015 है और शेष धाराएं 11 फरवरी 2016 से लागू हुई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आबादी का क्या तात्पर्य है? आबादी का जो तात्पर्य है आपको बताना है। इसमें पहला है किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो आबादी का एक तात्पर्य यह भी है। हरे वृक्षों के लिए भी यह आबादी का एक मतलब कि तात्पर्य है और कुओं के लिए भी, यानी डी आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(1) में आबादी या ग्रामीण आबादी को परिभाषित किया गया है। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों जैसे हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा हो। 45 है जोत का तात्पर्य क्या है? जोत का तात्पर्य आपको बताना है। तो सही जवाब है भूख, खातेदारी, पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी जो है इनका जो तात्पर्य जोत का ही है, तो आपका डी सही जवाब होगा। और इसमें जो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 4(12) में जोत परिभाषित है। जोत का जो तात्पर्य है एक भू खातेदारी, जो खातेदारी होता है भू खातेदारी, और एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से। 46 है टोंगिया रोपवनी कहा मतलब कहा जाता है, यानी टोंगिया रोपवनी कहा जाता है किसको? तो वन रोपण प्रणाली को, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ और प्रारंभिक फसल का भी विकास हो, इन सबको मिलाकर जो है टोंगिया रोपवनी कहा जाता है, यानी उपयुक्त आपका सभी, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 4(19) में टोंगिया रोपवनी के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार के हैं। टोंगिया रोपवनी का तात्पर्य ऐसे वन रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है। इसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों के द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। 47 है सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी तल आदि पर हक दिलाना होता है। बताइए, सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी तल आदि पर हक दिलाना होता है। यह है संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का, बी है असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का, और सी इसमें दिया गया है असामी का, और डी है राजस्व या राज्य सरकार का। तो डी आपका सही जवाब होगा राज्य सरकार का। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, नदी तल, झरना, नाले, झील, तालाब आदि जो हैं किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, समस्त अधिकार सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और 48 है लगान की गणना कौन करता है? लगान की गणना कौन करेगा? तो सहायक कलेक्टर। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 141 लगान की गणना के बारे में बताती है। जहां किसी जोत के संबंध में नगद से भिन्न रूप में लगान दे हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा जिसको लगान दे हो कि आवेदन पर लगान की गणना कर सकता है। 49 है खातेदार के द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित है? इसका सही जवाब होगा धारा 144। धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित है? तो धारा 144 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 144 में खातेदार के द्वारा घोषणात्मक वाद का प्रावधान है। कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत के लिए घोषणात्मक वाद ला सकता है।
और 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा। इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा, तो सही जवाब है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके मतलब कि निर्धारण में जो भू राजस्व इस संहिता के अधीन निर्धारण में इसका आदेश अंतिम होगा। भू राजस्व का ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 162 में आदेशों का अंतिम होना उपबंधित किया गया है। राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी, यह भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भू राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में दिया गया है, तो सही जवाब है धारा 171। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 171 में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम चूक किया हो या यानी कि मतलब कि इससे चूक हो गया हो तो गिरफ्तार इसे किया जा सकता है। उससे 15 दिन तक अभिरक्षा में निरोध किया जा सकता है जब तक बकाया उससे पहले भी या उसके पहले की भुगतान न कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा। 52 है, जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है। जो जंगम संपत्ति है इनकी कुर्की और बिक्री किस धारा में दिया गया है, तो धारा 172 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रावधान है। उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी जिसे भू राजस्व नहीं दिया है, इसके जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यक्तिक्रमी के पत्नी, बच्चों के परिधान, बर्तन, व्यक्तिगत आभूषण यानी महिला के जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार या उपकरण या धार्मिक विन्यास के लिए वस्तुएं कुर्क नहीं की जा सकेंगी। और नेक्स्ट है 53, जोत की कुर्की किस धारा में प्रावधानित है, तो 174 में। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है इसके धारा 174 में जोत की कुर्की उपबंधित है। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया देय हो कुर्की कर सकता है। और 54 है, रिसीवर यानी प्रापक कौन नियुक्त कर सकता है। रिसीवर कौन नियुक्त कर सकता है, इसका सही जवाब होगा कलेक्टर। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 178 में रिसीवर नियुक्त करने का जो है प्रावधान किया गया है। जहां किसी व्यतिक्रमी से भू राजस्व की कोई बकाया दे हो वहां कलेक्टर आदेश के द्वारा व्यतिक्रमी के किसी जंगम या अस्थावर संपत्ति का उचित अवधि के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अस्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन करता है या कौन देता है, तो स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश जो है कलेक्टर देता है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 182 में, धारा किसमें 182 में अस्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कलेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। 56 है, अस्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका सही जवाब होगा कलेक्टर और सहायक कलेक्टर के द्वारा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 186 में विक्रय का प्रावधान है। अस्थावर संपत्ति का प्रत्येक विक्रय कलेक्टर के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। 57 नंबर है, ग्राम के सीमा चिन्हों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में है। ग्राम के सीमा चिन्हों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो धारा 227 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 227 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्राम के सीमा चिन्हों आदि को जानबूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है तो तहसीलदार 1000 रुपए का अर्थदंड लगा सकता है। 58 है, राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में दिया गया है। राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में दिया गया है, तो सही जवाब होगा धारा 211। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 211 के अनुसार स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। और 59 नंबर है, संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है।
संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? सही जवाब होगा राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 233 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, और इसी के साथ आपका मूल विधि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप रिवीजन करते रहिए, आपके लिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कहीं भी मूल विधि में आपको डाउट हो या कहीं भी प्रश्न से रिलेटेड कोई आपकी समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके समस्याओं को सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।